नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनित एकेडमिक क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैद्युत विभव के बारे में। आज हम वैद्युत विभव से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये वैद्युत विभव इतना आसान था क्या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम वैद्युत विभव के बारे में कि वैद्युत विभव है क्या। तो देखा जाए कि वैद्युत विभव क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में मान लीजिए हमारे पास एक धन आवेश है और सभी जानते हैं कि आवेश अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। अब कोई दूसरा आवेश है, जब तक ये धन आवेश इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर है तब तक तो इस पे कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इसे हम इसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आएंगे ये धन आवेश इस पर बल लगाना शुरू करेगा। भाई ये भी धन आवेश, ये भी धन आवेश और दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो अंदर तो आने नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध इसके वैद्युत क्षेत्र में इसे लाने के लिए काम करेंगे और ये जो काम करना पड़ रहा है यही काम वैद्युत विभव है। अब भाई ये जो बल है, बल हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मतलब ये तो फिक्स है Q1, लेकिन अगर Q2 का परिमाण हम बदलते रहें तो बल तो बदलता रहेगा और जब बल बदलता रहेगा तो फिर हम कार्य की कैलकुलेशन कहां कर पाएंगे। इसके लिए हमने ये जो दूसरा आवेश इसके क्षेत्र में लाने का प्रयास किया, इसके मान को फिक्स कर दिया। हमने कहा कि इसका मान 1 कूलाम होना चाहिए, इसका मान 1 कूलाम होना चाहिए, मानक होना चाहिए। मतलब वैद्युत विभव क्या है, तो हमारे एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में हम जो कार्य करेंगे वही कार्य हमारा वैद्युत विभव है। तो क्लियर है वैद्युत विभव। तो देखा जाए वैद्युत विभव क्या है, तो किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाएगा साथियों, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है और ये तो सब जानते हैं कि इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल V से। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा चर्चा करें इसके फार्मूले पे। हमने कहा कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो काम करेंगे वो वैद्युत विभव है। मान लीजिए हमारे पास Q कूलाम का आवेश है, इसे लाने में हमने W जूल कार्य कर दिया, तो 1 कूलाम को लाने में कितना काम करोगे, W/Q। तो यही तो फार्मूला है। तो क्या हुआ कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर
किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा साथियों? तो वैद्युत विभव V बराबर W/Q0 है। आसान। तो ये तो था कि वैद्युत विभव क्या है। अब हम चलते हैं वैद्युत विभव के मात्रक और बीमीय सूत्र पर। भाई कोई भी राशि मात्रक और बीमीय सूत्र निकालना कोई कठिन कार्य नहीं है। हमारी भौतिक राशि जिन जिन राशियों से जिस रूप में संबंधित है उन राशियों के मात्रक उस रूप में रख देंगे तो दी गई भौतिक राशि का मात्रक मिलेगा, और अगर राशियों के बीमीय सूत्र रख देंगे तो दी गई भौतिक राशि का बीमीय सूत्र भी हमें मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके मात्रक पर। देखा जाए कि मात्रक क्या है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। अगर हम V का मात्रक निकालें तो W का मात्रक साथियों, W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक क्या पढ़े हैं हम? जूल। और ये Q0 मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या पढ़े हैं हम? कूलाम। तो V का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। अब देखा जाए कि हमारे वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र क्या है। अब बीमीय सूत्र पे आए तो भाई W/Q, W का बीमीय सूत्र लिखिए, अपान में Q का बीमीय सूत्र लिखिए। तो W मतलब कार्य, कार्य का बीमीय सूत्र हम जानते हैं ml² T⁻², और Q बराबर IT, तो बीमीय सूत्र हो गया AT। सबको ऊपर लेके आइए। तो ये ml² T⁻² और ये 1 है, 1 को ऊपर लेके आएंगे -1, और -2 में -1 ऐड हो गया, कितना हो गया? -3, और A ऊपर आएगा तो A⁻⁻1। ये हमारे वैद्युत विभव का मात्रक और बीमीय सूत्र। तो वीडियो में आगे बढ़े तो आगे हमारा टॉपिक आता है वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर तो साथियों नाम देखकर पता चल रहा है, विभवांतर मतलब विभव का अंतर। मतलब हमें क्या करना है? विभव का अंतर निकालना है। कैसे निकालना है अंतर वो देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम कह रहे हैं चलिए दो मित्र हैं, एक है ए और दूसरा है बी। एक ही जगह से दोनों चलना शुरू करते हैं। एक अपने स्थान से 10 मीटर दूर किसी बिंदु पर पहुंच गया, चलिए इसको हमने सी मान लिया। बी भी यहां से चलता है और अपने से 15 मीटर दूर किसी स्थान डी पर पहुंच जाता है। अब हम कहें कि दोनों के बीच की अंतिम स्थितियों का डिफरेंस कितना है। तो ये जानते हैं कि अंतिम स्थितियों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो अंतिम स्थितियों का डिफरेंस बी द्वारा चली गई दूरी माइनस ए द्वारा चली गई दूरी, दोनों को घटा दे कितना मिला? 5 मीटर। कुछ यही करना है हमें वैद्युत विभवांतर में। वैद्युत विभवांतर में करना क्या है? मान लीजिए ये कोई आवेश है, इसने वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर दिया। इसने वैद्युत क्षेत्र क्रिएट किया। इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक है ए और दूसरा है बी। कह रहा है कि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें? अनंत से एक आवेश को ए तक लेकर आए और फिर अनंत से एक आवेश को बी तक लेकर आए। मान लीजिए अनंत से ए तक लाने में हमने काम किया 10 जूल का, और अनंत से बी तक लाने में हमने काम किया 15 जूल का। अब ये कोई पूछे
कि ए से बी तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, यही तो ए से बी के बीच की दूरी है। मतलब अगर इसने 15 जूल का कार्य करके बी तक लाया और इसने 10 जूल का कार्य करके ए तक लाया, मतलब ए से बी तक लाने में इसको कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, 5 जूल का। तो ये जो अनंत से हम लाते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को, तो ये किया गया कार्य क्या है, वैद्युत विभव। मतलब हमने पहले के विभव में से दूसरे के विभव का डिफरेंस निकाला है, और डिफरेंस निकालने पर जो राशि मिलेगी वही राशि हमारी वैद्युत विभवांतर है। मतलब वैद्युत विभवांतर का मतलब सिंपल है, विभव का अंतर। अब इसे डिफाइन करें तो क्या है, ये दोनों बिंदु वैद्युत क्षेत्र के भीतर हैं कि किसी एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में हमने जो कार्य किया वो कार्य क्या है, वैद्युत विभवांतर है। वो कार्य क्या है, वैद्युत विभवांतर है। तो डेफिनेशन लिख दें, वैद्युत विभवांतर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब फॉर्मूला देख लें, तो यदि किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A से बिंदु B तक लाने में W जूल कार्य किया जाए तो A तथा B के मध्य वैद्युत विभवांतर VAB बराबर W/Q0। और ये फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है हमारे वैद्युत विभव की। तो जब फार्मूले में सिमिलरिटी है तो मात्रक और बिंदु सूत्र में भी सिमिलरिटी होगी। मतलब अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो क्या मिलेगा, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट, और बीमी सूत्र की बात करें तो बीमी सूत्र भी सेम वही मिलेगा जो हमारे वैद्युत विभव का था। तो ये वैद्युत विभवांतर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को जानने के बाद इनसे रिलेटेड दो परिभाषाएं हैं जो परीक्षाओं में बड़ी पूछी भी गई हैं। एक है 1 वोल्ट की परिभाषा और दूसरा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इन दोनों के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। अगर हम 1 वोल्ट की परिभाषा दें तो फार्मूला हमने अभी पढ़ा कि V बराबर W/Q0। V बराबर W/Q0। V का मात्रक वोल्ट, W का मात्रक जूल और Q0 का मात्रक कूलम। मतलब 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। सब में हमने 1 जोड़ दिया। अब डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या मिलती है कि 1 कूलम के आवेश को
एक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य किया जाए, कह रहे हैं एक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है 1 वोल्ट? तो यदि एक कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होता है साथियों? 1 वोल्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चर्चा करें तो कई बार यह भी दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, और बहुत सारे लड़के जैसे ही देखते हैं कि भाई ये तो वोल्ट जुड़ गया माने वैद्युत विभवांतर का मात्रक, गलत कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन शब्द भी तो जुड़ा है। ये इलेक्ट्रॉन शब्द इलेक्ट्रॉन के आवेश को मेंशन करने के लिए है। और जो फार्मूला हमने पढ़ा V बराबर W/Q, यहां पे वोल्ट विभव का मात्रक और हमने कहा इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश से। तो अगर हम हमारे विभवांतर और आवेश का गुणा कर दें तो W बराबर मिलेगा V/Q0। मतलब अगर हम विभव और आवेश का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा? कार्य मिलेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य का या फिर कहिए ऊर्जा का, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं वही तो ऊर्जा के रूप में संचित होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। कहीं गलती से ये ना कह बैठिएगा कि ये विभव का मात्रक है। ये किसका मात्रक है साथियों? ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। इसकी परिभाषा दें तो यहां पे 2 शब्द तो साफ साफ दिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन गुणे 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन गुणे 1 वोल्ट। मतलब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें करना क्या है? 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करना है। 1 वोल्ट का विभवांतर इस पे आरोपित करना है और 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर इसे जो ऊर्जा मिल जाएगी वही ऊर्जा हमारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन में संचित ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को हमने 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिली वही ऊर्जा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और याद रखिएगा मात्रक किसका है? ये मात्रक है या तो कार्य या तो ऊर्जा का। इस पाठ में अगर हम आगे बढ़े तो अगला टॉपिक हमारा आता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। भाई वैद्युत विभव है क्या साथियों? अभी तो पढ़ के आ रहे हो कि अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में
जो कार्य करेंगे वही कार्य तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव है। भाई अनंत से कार्य की कैलकुलेशन करनी है, और अनंत अपरिमित दूरी, इतनी बड़ी दूरी के लिए हम एक बार में कैलकुलेशन कर ले, ये थोड़ी सी दिक्कत है। हम इसके लिए करते क्या है कि अनंत से उस बिंदु तक कार्य की कैलकुलेशन के लिए हम एक उसी डायरेक्शन में एक छोटी सी दूरी के लिए कार्य निकालेंगे, और इस कार्य का दिए गए इंटरवल में इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें टोटल कार्य मिल चुका होगा। मतलब करना क्या है, था ध्यान दें। मान लीजिए कि हमारे पास एक बिंदु है O, इस बिंदु O पर एक आवेश रखा हुआ है। मान लीजिए ये आवेश है +Q। अब इस आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन के लिए हमें अनंत से किसी आवेश को बिंदु P तक लाना होगा। अब अनंत से P तक लाने में हम जो कार्य कर देंगे वो कार्य इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। भाई हमने कहा कि अनंत से यहां तक लाने में तो कार्य हम कर नहीं पाएंगे। हम मानते हैं कि इसी डायरेक्शन में एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, दोनों के बीच की दूरी बड़ी कम है। हम A से B के बीच की दूरी की बात करें तो हमने मान लिया dx है, और जो A है इसकी दूरी x है। अब पहले हम कार्य करेंगे A से B तक लाने में, और फिर इस कार्य का इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, इंफिनिटी से R के बीच, क्योंकि हम अनंत पर थे और कितनी दूरी पर लाना है, R दूरी पर लाना है। तो हमें टोटल कार्य की कैलकुलेशन मिल जाएगी, और कार्य मिल गया तो वैद्युत विभव V बराबर W/Q, सारी कैलकुलेशन हो गई। तो चलिए इसे थोड़ा सा अपनी भाषा में स्वरूप दे दिया जाए। हम मानते हैं कि माना +Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब इसके लिए हमने माना क्या, इसके लिए माना कि बिंदु A पर कोई आवेश है, परीक्षण आवेश Q0। बिंदु A पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अगर Q0 स्थित है तो Q0 पर यह बल तो जरूर लगाएगा। तो Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F = 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 हमारा Q और Q2 हमारा Q0 अपान R², और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x, तो अपान x²। अब यदि
Q0 को A से B तक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित किया जाए तो कृत कार्य, ये सूक्ष्म कार्य है तो dw बराबर, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल हमारा F, विस्थापन देखा जाए, ये धनावेश, ये धन परीक्षण आवेश, दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा बाहर की तरफ, लेकिन हम इसे विस्थापित किधर कर रहे हैं, अंदर की तरफ, मतलब बल के अपोजिट डायरेक्शन में। और जब बल के अपोजिट डायरेक्शन में चले तो विस्थापन हमारा नेगेटिव होगा। तो हमने लिया F इंटू माइनस डी एक्स, या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स। अब अगर माइनस डी एक्स इसमें हम गुणा कर दें तो मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें तो अनंत से लाने में कार्य चाहिए ना, तो अनंत से कहां तक, बिंदु P तक लाने में कृत कार्य W बराबर इंटीग्रेशन बिटवीन, कहां से कहां लाना है भाई, अनंत से R दूरी पर, तो इन्फिनिटिव टू R, इस कार्य का इंटीग्रेशन dw। और अगर हम dw की वैल्यू रखें तो ये इन्फिनिटिव टू R, ये माइनस है तो माइनस बाहर कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q0 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब अगर हम चलें तो ये W इज इक्वल टू, ये हमारा इन्फिनिटिव से R माइनस है, ये dx का मतलब किसका इंटीग्रेशन, केवल और केवल x का इंटीग्रेशन। बाकी तो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगी, तो पहले इनको बाहर कर लीजिए। बाहर करें तो ये माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q0 1/x स्क्वायर dx। अब जिन लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है वो तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेंगे, और भाई जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन, उनको हम बताते हैं क्या करना है। ये इंटीग्रेशन कहता है कि हमें करनी क्या है, हमारे चर की पावर में एक जोड़ना है और मिलने वाली पावर से भाग देना है। जैसा कि हमने मेंशन भी कर रखा है, ये 1/x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आए तो x की पावर -2, x की पावर -2। हमने कहा पावर में एक जोड़िए, अगर -2 में एक जोड़ दें तो कितना मिलेगा, -1, और हमने कहा उसी पावर से भाग दो जो मिल रही है, -1 मिल रहा है, हमने -1 से भाग दे दिया। -2 में एक जोड़े -1 अपान -1, और x की पावर -1 को नीचे लेके आ गए तो प्लस का 1, मतलब मिला हमें माइनस का 1 अपान एक्स। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q0, इसका इंटीग्रेशन -1 अपान एक्स, इन्फिनिटी से R। अब हमारा इंटीग्रेशन कहता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये है माइनस का Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नोड के अपर लिमिट R और लोअर लिमिट इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान इन्फिनिटी, और 1 अपान इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो ये W इज इक्वल टू माइनस का Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नोड के, और ये मिला -1 अपान R प्लस 0, क्योंकि 1 अपान इन्फिनिटी बराबर 0। और किसी वैल्यू में अगर 0 जोड़े तो वही वैल्यू मिलती है जो दी गई है। मतलब अगर हम W की वैल्यू लिखें तो W की वैल्यू हमें क्या मिलेगी,
तो W इज इक्वल टू माइनस का Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नोड के, और -1/r से अगर हम गुणा कर दें तो माइनस माइनस प्लस इंटू 1/r। ये तो हमें कार्य मिल रहा है, हमें तो विभव चाहिए। अब अगर हम विभव की बात करें तो भाई विभव भी बराबर W/Q0। तो V बराबर W का मान तो हमने निकाल लिया, W का मान है Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नोड की 1/r, और किससे भाग देना है? Q0 से। Q0 से भाग दे दें तो Q0 से Q0 कटा, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के Q/r। ये हमारे वैद्युत विभव का फार्मूला है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी किया जाता है। कहेगा कि यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, तो अगर माध्यम वायु और निर्वात है तो दोनों के लिए परावैद्युतांक के कितना होता है? 1। तो के का मान 1 कर दें तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r, और ये इस बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला है। आशा करते हैं कि कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे चलें, तो अगला टॉपिक हमारा आता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मान लीजिए कि कोई आवेश है हमारे पास Q1, कोई दूसरा आवेश है, उस दूसरे आवेश को हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं और जोड़कर एक निकाय की रचना करना चाहते हैं। जैसे ये मार्कर है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि चलिए मार्कर अलग है, कैप अलग है। हम इस मार्कर के साथ इस कैप को जोड़कर एक निकाय बनाना चाहते हैं। तो इस मार्कर के साथ इस कैप को जोड़ने के लिए हमने कुछ कार्य किया। अब जो कार्य हमने किया वो इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अगर ऊर्जा के रूप में संचित नहीं होता तो इस कैप को निकालने के लिए हमें दोबारा कार्य नहीं करना पड़ता। मतलब ये जो हमने कार्य किया है मार्कर और कैप को एक पास लाने के लिए, वो इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो गया? संचित हो गया। सेम वही चीज है, हमारे पास एक आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश मान लीजिए Q2 है। दोनों को हम एक दूसरे के समीप लाना चाहते हैं। ये इस पर क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा, समीप नहीं आने देगा। अब समीप लाने के लिए हमने जो कार्य किया, तो अगर ये निकाय निर्मित हो गया तो यही किया गया कार्य इनमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या? कि किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यह हमारी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अब हम मानते हैं कि कोई निकाय है हमारा AB, ये Q1 और Q2 आवेशों को r दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। तो हमने क्या माना कि माना कोई निकाय AB प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेशों को परस्पर r दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। अब हम स्थितिज ऊर्जा की कैलकुलेशन करें तो हमने अभी कहा कि स्थितिज ऊर्जा का मतलब किया गया कार्य। मतलब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये Q2 यहां पर नहीं है।
हम इस Q2 को अनंत से यहां तक लाने में जो कार्य करेंगे वही कार्य इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। भाई अनंत से लाने में किया गया कार्य भी बराबर हमने पढ़ा W/Q0। यहां से कार्य W का मान निकाले तो W बराबर V इंटू Q0। मतलब पहले ये देखें कि यहां पर विभव कितना है और फिर Q2 को लाना है तो कार्य W बराबर V इंटू Q2, क्योंकि ये Q2 ही तो हमारा परीक्षण आवेश है जो अनंत से हम यहां ला रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान ले कि Q2 यहां नहीं है। अगर Q2 नहीं है तो यहां पर वैद्युत विभव कौन उत्पन्न करेगा? Q1 करेगा। तो Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव V बराबर, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/R। Q मतलब आवेश, और कौन है आवेश हमारा? Q1। ये हमारा विभव हो गया। और किसे लाना है? Q2 को। तो प्लस Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो हमने कहा भाई कार्य W बराबर V इंटू Q। तो ये Q मतलब जिसे हम लेकर आ रहे हैं, किसे लेकर आ रहे हैं? Q2 को ना, तो V इंटू Q2, और V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1/R इंटू Q2। दोनों का गुणा कर दें तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2/R। ये हमारा कार्य है। और अभी हमने कहा कि चूंकि यही कार्य निकाय में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो इसलिए निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2/R। तो ये तो है हमारे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आप हमें बताएंगे कि इस स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका मात्रक क्या है। तो अब आगे बढ़े तो अगला हमारा टॉपिक आता है समविभव पृष्ठ। तो भाई समविभव पृष्ठ, नाम सुन के बताइए कि समविभव पृष्ठ का मतलब क्या है। सम माने समान और विभव का मतलब विभव, मतलब कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव हमेशा क्या रहे? समान रहे। कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव हमेशा क्या रहे? समान रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। तो ये समविभव पृष्ठ है क्या? कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि भाई वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई भी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे? समान रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। अब अगर हम समविभव पृष्ठ पर आगे बढ़े, इसकी कुछ विशेषताएं देखें।
मान लीजिए कि कोई समविभव पृष्ठ है। हमने समविभव पृष्ठ गोलाकार इसलिए लिया कि अगर इसके केंद्र पर हम कोई आवेश रख दें तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी इसके त्रिज्या के बराबर होगी, और जब दूरी त्रिज्या के बराबर है, मतलब दूरी समान है हर बिंदु पर, तो विभव समान होगा, क्योंकि विभव भी बराबर 1/4πε0Q/r। अगर r कांस्टेंट है तो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसके हर बिंदु पर विभव क्या रहेगा? समान रहेगा। तो समविभव पृष्ठ की पहली खासियत कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? समान है। अब अगर हर बिंदु पर वैद्युत विभव समान है, हम कह रहे हैं चलिए ये ए है और यहां कोई बिंदु बी है, हमें कोई दूसरा आवेश है जिसे ए से बी तक लाना है, तो ए से बी तक लाने में कितना कार्य करोगे? तो ए से बी तक लाने में हम कोई काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमने कहा कि कार्य W बराबर V इंटू Q0। अब ये हमारे वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो विभवांतर निकालते हैं, और इन दोनों बिंदुओं पर तो विभव बराबर है। अगर यहां विभव हम कहें 5 वोल्ट तो यहां भी कितना? 5 वोल्ट, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है। तो ये विभवांतर कितना हुआ? तो 5 में से 5 गया 0। जब विभवांतर 0 है तो आवेश कितना हो, कार्य कितना मिलेगा? 0। मतलब अगर हमारे समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम किसी आवेश को लेकर जा रहे हैं तो उस आवेश को ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो है हमारा समविभव पृष्ठ, कि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इस पाठ में हमारा अगला टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव हमने पहले पाठ में पढ़ा था। पहले पाठ के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप हमारे पहले पाठ के वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, कि वैद्युत द्विध्रुव अगर हम परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दें तो प्राप्त संरचना को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण पहले पाठ में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने 2 कंडीशन ली थी। एक कंडीशन हमने ली थी अक्षीय स्थिति और दूसरी कंडीशन हमने ली थी निरक्षीय स्थिति। सेम वैसे ही हमारे वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम वैद्युत विभव की कैलकुलेशन करेंगे तो वैद्युत विभव की कैलकुलेशन में भी हमें 2 स्थितियां मिलेंगी। एक स्थिति मिलेगी अक्षीय स्थिति और दूसरी स्थिति मिलेगी निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम चर्चा करते हैं अक्षीय स्थिति पर, कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अक्षीय स्थिति में देखा जाए कि वैद्युत विभव कितना है। हम मानते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q आवेशों को 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। अक्षीय स्थिति का मतलब इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर हमें विभव चाहिए। हम मानते हैं कि इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है।
इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। और वैद्युत विभव की गणना करनी है तो भाई हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, ये दोनों आवेश यहां पर विभव उत्पन्न करेंगे और हमारा वैद्युत विभव अदिश राशि है। वैद्युत विभव अदिश राशि है तो हम इनका योगफल सामान्य गणितीय नियमों से ज्ञात कर सकते हैं। दूरी हमें चाहिए, ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी L और ये भी दूरी L। अगर प्लस Q से दूरी हम निकालें तो कितनी होगी साथियों? R माइनस L। और अगर माइनस Q की दूरी निकालें तो ये कितनी हो जाएगी? R प्लस L। तो यहां पर जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन करने में हमारी भाषा का रोल बड़ा है। मतलब हम जो चीजें मेंशन कर रहे हैं इसे अपनी भाषा में सटीकता से लिखना जरूरी है। बहुत बड़ा लिखा जाए ये जरूरी नहीं, हम छोटा लिखें, सटीक लिखें। तो जो हमने माना है वो यहां मेंशन कर दे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों को परस्पर 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमने अभी कहा कि यहां पर वैद्युत विभव दोनों उत्पन्न करेंगे, प्लस Q भी और माइनस Q भी। तो पहले निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो V1 बराबर 1/4πε0 Q अपान R। R मतलब प्लस Q से दूरी कितनी है? R माइनस L। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0। अब आवेश हमारा माइनस Q और दूरी कितनी है? R प्लस N। अब अगर हम परिणामी विभव निकालें तो हमारा परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान 1/4πε0 Q अपान R माइनस L प्लस Q2 का मान 1/4πε0 माइनस Q अपान R प्लस L। अगर माइनस में प्लस से गुणा करें तो माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L। दोनों में से कॉमन क्या है? Q अपान 4πε0 बचा 1/R माइनस L और 1/R प्लस L। ये Q अपान 4πε0 एलसीएम क्या मिलेगा? तो R माइनस L इंटू R प्लस L। गुणा करिए तो R प्लस L और ये गुणा करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस। ये R से R कैंसिल। ये V बराबर Q अपान 4πε0 2L अपान ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अरे एक ब्रैकेट में A माइनस बी, दूसरे में A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हुआ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और हम जानते हैं कि L इज सो लेस देन R, तो
इसलिए एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। मतलब इस एल स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं। तो ये भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणा कर दे तो ये 2QL अपान में क्या मिलता है हमें, आर स्क्वायर। और ये 2QL क्या है भाई, ये 2QL मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू 2QL, मतलब ये वैल्यू किसकी है, P की। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर। और ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक है। तो ये तो हमने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरी कंडीशन हमारी मिलती है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। अब निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये +Q और -Q आवेशों को 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। निरक्षीय स्थिति का मतलब इसके लंबार्धक पर, मतलब ये इसका लंबार्धक, इसके लंबार्धक पर कोई बिंदु P है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर। अब इस लंबार्धक पर हम वैद्युत विभव की गणना करें तो ये निरक्षीय स्थिति। अब हमने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, +Q और -Q आवेशों को 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। सेम अक्षीय स्थिति की तरह यहां पर +Q भी विभव उत्पन्न करेगा और -Q भी विभव उत्पन्न करेगा। अब अगर ये विभव दोनों उत्पन्न कर रहे हैं, पहला उत्पन्न कर रहा है V1 और दूसरा उत्पन्न कर रहा है V2, तो जरूरी यह है कि इनकी बिंदु से दूरियां हमें मालूम हो। अगर हम दूरी की बात करें तो भाई ये तो दूरी हमें मालूम है R, और ये मध्य बिंदु है तो ये L और ये भी हमारा L। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हमें ज्ञात करना है, लंब और आधार दिया है। तो अगर पाइथागोरस के प्रमेय से चले तो फॉर्मूला है कर्ण बराबर √ में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या फिर बोले कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या मिलेगा, √ में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब R² + L²। सेम ऐसे ही ये भी क्या मिलेगा, √ में R² + L²। अब दोनों के विभव ज्ञात करके जोड़ दीजिए, परिणामी विभव मिलेगा हमें। तो फिर हमने माना एक भाषा सेम वही रहेगी जो हमने अभी अच्छी स्थिति में लिखी है, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव +Q तथा -Q आवेशों को परस्पर 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो भाई वैद्युत विभव +Q भी क्रिएट करेगा, -Q भी क्रिएट करेगा, दोनों के वैद्युत विभव निकालिए।
तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा साथियों? तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपान R। अब इससे दूरी कितनी है? तो अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, आवेश हमारा माइनस Q है और दूरी कितनी है? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम बात करें परिणामी विभव की, तो परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड माइनस Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इस प्लस में अगर माइनस से गुणा करें तो माइनस, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भाई दोनों सेम है, चिन्ह डिफरेंस है, कट गया, विभव कितना आया? 0। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। इस चैप्टर में हमारा अगला टॉपिक आता है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। और सवाल यह है कि आखिर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य करना क्यों पड़ेगा? भाई हम कह रहे हैं कि चलिए हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती किधर है? प्लस से माइनस की तरफ। इसमें अगर हम एक वैद्युत द्विध्रुव रख दें तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर हमारा वैद्युत क्षेत्र बलयुग्म लगाएगा। भाई ये माइनस वाला प्लस पे और प्लस वाला माइनस पर, और ये इस वैद्युत द्विध्रुव को अपने क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। अब अगर हम इसे थोड़ा सा घुमा भी दें, अगर मान लीजिए हम इसे इसकी स्थिति से थोड़ा सा घुमा दें, तो ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है इस पर बल लगा रहा है। हम जैसे ही छोड़ेंगे फिर इसे क्या करेगा? प्रारंभिक स्थिति में लेकर आएगा। अब प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए इस पर जो बल आघूर्ण लग रहा है, उस बल आघूर्ण को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण। और हमने पढ़ा भी है कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा मतलब इस पर साम्य स्थिति में एक प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है। अब इस प्रत्यानयन बल आघूर्ण के विरुद्ध घुमाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। अब हम देखें कि इसे हम घुमाने के लिए कितना कार्य करेंगे। अभी हम पीछे कार्य की कैलकुलेशन करके आए हैं, तो कार्य की कैलकुलेशन डायरेक्ट ना करके हम एक छोटे से कार्य की कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद जहां से जहां तक विस्थापित करने में हमें कार्य चाहिए, हम उनके बीच इस कार्य का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अभी हम लेके चलते हैं कि यदि द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा दिया जाए तो कृत कार्य डी डब्ल्यू बराबर, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहां हमारे पास लग रहा है बल आघूर्ण और विस्थापन क्या दिया हमने? डी थीटा।
तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लेके चलते हैं कि यदि द्विध्रुव को θ1 कोणीय स्थिति से θ2 कोणीय स्थिति में लाया जाए तो कृत कार्य W बराबर इंटीग्रेशन बिटवीन θ1 से θ2 डी डब्ल्यू, या W बराबर इंटीग्रेशन बिटवीन θ1 से θ2 और डी डब्ल्यू का मान पीई साइन थीटा डी थीटा। अब डी थीटा का मतलब क्या? डी थीटा का मतलब केवल थीटा के फलन का इंटीग्रेशन, बाकी कांस्टेंट है बाहर करिए। तो W बराबर पीई को हमने बाहर किया, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो मिलता है माइनस कॉस थीटा, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? θ2 माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस θ1, या फिर W बराबर पीई प्लस वाला फलन पहले कर दीजिए, माइनस वाला फलन बाद में। तो ये हमारा θ1 कोणीय स्थिति से θ2 कोणीय स्थिति तक ले जाने में कितना कार्य किया गया। वैसे हम अधिकांशतः हमारे वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से विस्थापित करते हैं। साम्य स्थिति का मतलब जिस स्थिति में ये हमारे वैद्युत क्षेत्र के दिशा में है, इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र से कोण कितना बनता है? 0 डिग्री। तो हम लेके चलते हैं कि यदि द्विध्रुव को साम्य स्थिति से थीटा कोण विस्थापित किया जाए तो भाई θ1 बराबर कितना? 0 डिग्री, और कहां तक लेके गए हो? थीटा तक, तो θ2 बराबर थीटा। तो W बराबर पीई कॉस θ1 मतलब 0 और कॉस θ2 मतलब थीटा। तो W बराबर मिल जाता है पीई कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य है। इस पाठ में हमारा जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो साथियों, शुरू से हम कहते चले आए कि हमारे स्थितिज ऊर्जा का मतलब है किया गया कार्य। यहां पर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आ रहे हैं किसी बिंदु तक, तो इस बिंदु तक लाने में हम वैद्युत द्विध्रुव पर जो कार्य करेंगे वही कार्य हमारे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। अब देखें कि हम कार्य करेंगे कैसे। मान लीजिए ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को लेकर आ रहे हैं। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव को हम इसके अंदर लेकर आ रहे हैं। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को अंदर लेकर आए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, किससे बना? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से 2l दूरी पर रखकर। हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर? प्लस से माइनस की तरफ। मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव हमारे प्लस वाले सिरे की ओर गति कर रहा है। अगर ये प्लस वाले सिरे की ओर गति कर रहा है तो ये प्लस वाला सिरा माइनस वाले को आकर्षित कर रहा हो, लेकिन ये प्लस वाला सिरा प्लस वाले को क्या कर रहा होगा? प्रतिकर्षित कर रहा हो। मतलब अगर हम इसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आ रहे हैं, ये प्लस क्यू आवेश नहीं होता, ये नहीं होता, तो इस माइनस क्यू आवेश को प्लस वाला आकर्षित कर रहा है।
आकर्षण बल के कारण ये गति करता रहता, लेकिन इस प्लस क्यू वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसे वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। मतलब इस माइनस क्यू पर इस प्लस क्यू के बल के कारण हमें कार्य प्राप्त हो रहा है, और जब कार्य हमें प्राप्त हो तो कार्य निगेटिव होता है। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, ये कोई पेन है, इसे हम छोड़ दें तो ये गति करते हुए नीचे गिरेगा, हमने इस पे कोई कार्य नहीं किया। ये कार्य हमें प्राप्त हुआ क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, और ये कार्य निगेटिव होता है। लेकिन अगर हम इसे ऊपर फेंकें तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमें इस पर काम करना पड़ेगा, और ये कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कार्य हमें करना पड़े तो पॉजिटिव, और कार्य अगर प्राप्त हो तो नेगेटिव। सपोज करिए कि इन दोनों को हम बराबर दूरियों पर विस्थापित कर रहे हैं। विस्थापित करने पर प्लस क्यू पर हमें काम करना पड़ा 5 जूल का, और माइनस क्यू पर हमें कार्य प्राप्त हो गया 5 जूल का। बराबर दूरी चले हैं तो एक पर हमने जितना कार्य किया है उतने ही कार्य दूसरे पर हमें प्राप्त हो गया। इस पर हमने कार्य किया तो +5 का जूल, और इस पे कार्य प्राप्त हुआ तो -5 जूल, और ये +5 से -5 कटा, कुल कार्य कितना हुआ, 0। ये तब के लिए जब बराबर दूरी दोनों चल रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जब ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो हमारे प्लस वाले सिरे की तुलना में माइनस वाले सिरे को ज्यादा दूरी चलनी पड़ रही है। अगर हम बात करें कि ये प्लस वाला सिरा यहां से 5 मीटर दूर है तो माइनस वाला सिरा 5 + 2l दूरी पर है। मतलब जितना कार्य हमने प्लस क्यू पर किया है उसकी तुलना में माइनस क्यू पर हमें ज्यादा कार्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारे माइनस क्यू की दूरी प्लस क्यू से ज्यादा है। और ये जो अतिरिक्त कार्य हमें माइनस क्यू पर प्राप्त हो रहा है, यही अतिरिक्त कार्य हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। मतलब हमारे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। मतलब हमारे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। तो देखा जाए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारे वैद्युत द्विध्रुव की, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। हमने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में इस प्रकार लाया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहे। मतलब ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित होकर गति करे। इस स्थिति में माइनस क्यू को प्लस क्यू के सापेक्ष 2l दूरी अधिक चलनी पड़ती है। अभी हमने कहा ना कि माइनस क्यू प्लस क्यू की तुलना में कितनी ज्यादा दूरी चलेगा, 2l ज्यादा दूरी चलेगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, अभी हमने कहा कार्य क्या, तो इस माइनस क्यू ने जो अतिरिक्त दूरी चली है इस अतिरिक्त दूरी में प्राप्त कार्य, मतलब कार्य बराबर माइनस क्यू पर बल और चली गई अतिरिक्त दूरी। अब बल देखें तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था E = F/Q0, तो यहां से F = E × Q0। तो बल निकालें तो बल हमारा E × Q का मान -Q है, और कितनी अतिरिक्त दूरी चली है इसने, 2l अतिरिक्त दूरी चली है। तो W1 = -E, और ये हमारा Q × 2l मतलब 2QL, और ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब W = का P × E। ये तो कार्य तब का है जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लेकर चले आए।
लेकिन अगर हम इसे इस वैद्युत क्षेत्र में घुमा दें, थीटा कोण घुमा दें, तो घुमाने में भी हमें कार्य करना पड़ेगा। तो लेके चले कि यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमा दिया जाए तो कृत कार्य W2 बराबर, अभी हमने पढ़ा था PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, W1 मिला माइनस PE और W2 है PE 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों में से PE कॉमन है, बचा -1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो W बराबर मिलता है माइनस PE कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि चूंकि यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस का PE कॉस थीटा, और ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे जैनित एकेडमी क्लासेस द्वारा चलाई जा रही एकलव्य सीरीज का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि हम इस एकलव्य सीरीज में यूपी बोर्ड के संपूर्ण सिलेबस को बड़े कम समय में और बेहद आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। इसी के साथ जय हिंद।